आदाब, नमस्ते, वेलकम आपका अपना शो टॉक शो जिसपे हम आपको जैसा कि आप जानते हैं आपकी जो पसंदीदा जो भी आपके पर्सनालिटीज होते हैं उनसे मुलाकात करवाते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनसे बात करते हैं और काफ़ी आपको मालूमात हासिल भी होते हैं। तो चाहे वो कौन सी भी दुनिया से जुड़े हो, या पॉलिटिकल की दुनिया से हो, या सिनेमा की दुनिया से हो, या फिर सोशल वर्क की दुनिया से हो, या फिर कोई आम आदमी भी अगर ऐसे कोई हो जाते हैं तो हम आपको उनसे मुलाकात करवाते हैं। तो ये ख़ास हमारे जो UCID फाउंडेशन के और सहारा वर्ल्ड ग्रुप के जो प्रेसिडेंट हैं जनाब मोहम्मद तस्कीन, वो आपको ऐसे लोगों से मुलाकात करवाने के लिए वो भी बेचैन और बेताब रहते हैं। तो आज खास उनके जो सवालात होते हैं, जो इस प्रोग्राम के दौरान जो इंटरव्यूअर जो आप स्पेशली जो हमारे गेस्ट से जो सवाल करते हैं वो भी साथ में रहेंगे। और आज की खास खूबी बात ये होगी कि हमारे जो मेहमान हैं, आज के हमारे जो गेस्ट है वो भी बहुत ही स्पेशल है हमारे लिए, क्योंकि आपकी जो काम है, आपका जो वर्क है, आपकी जो मुलाकातें हैं, आपकी जो पहचान है वो बिल्कुल ही अलग है। आप एक सोशल वर्कर भी है और एक पॉलिटिकल लीडर भी है, साथ में आप एक ऐसे फलाह और के काम करने वाले शख्स है जिनके साथ हर कोई मुस्कुराते हुए मिलते हैं और वो जहाँ कहीं भी जाते हैं तो अपनी एक छाप और अपना एक मुकाम छोड़ जाते हैं। तो आज हम ऐसी शख्सियत को आपके सामने पेश करेंगे। जी हाँ, मैं आज आपको मुलाकात कराना जा रहा हूँ जनाब सिकंदर माशरूकी साहब से। जी हाँ, मैं और हमारे साथ जो मेरे इंटरव्यूअर है जनाब मोहम्मद तस्कीन, वो भी उनसे कुछ सवाल करेंगे। सबसे पहले आइए उन दोनों का इस्तेकबाल करते हैं। जी, मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जनाब तस्कीन साहब का, आपका, ज़ेड9 का और जनाब बाबा अहमद हुसैन साहब का और UCID का, जो फाउंडेशन ने मुझे यहाँ पे आने का एक ज़रीन मौका अता किया है, और इस चैनल का। मैं अपने बारे में तो ये बताना चाहूँगा कि बचपन ही से मुझे जो है अब कोई मेरा फैमिली बैकग्राउंड नहीं था सियासी, लेकिन बचपन ही से मेरे को सोशल वर्क करने का शौक था कि कोई अगर तकलीफ में हो, कोई परेशानी में हो, कोई मुसीबत में हो, इवन स्कूल में भी अगर कोई तकलीफ में होते बच्चे या घर के पास कोई बस्ती में तकलीफ में होते तो सबसे पहले मैं मालूम करके मदद को जाता था, छोटा बच्चा। तो वो लोग बोलते थे कि छोटा बच्चा आया, इन्हें क्या मदद करेंगा, लेकिन मैं अपना जज्बा वहां पे जो देता था कि मेरे से कुछ हो सकता है क्या। तो यही एक जज्बा था जो मेरे को आगे हुए तक, बड़े हुए तक, यानी जवान हुए, टीन एज हुए तक काफी आगे लेके गया। तो उसके बाद में फिर छोटे मोटे सियासी काम करने लगा। उसके बाद ऐसा जज्बा बढ़ता चला तो सोशल वर्क करने लगा, लोगों को खाने बांटना, दवाखानों को जाना, खाने बांटना, मरीजों की इयादत करना, दोस्त अहबाब को ले लेके। उसके बाद फिर काफी अरसा जाने के बाद जब हालिया 15-18 साल पहले फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के नाम से एक मैं ऑर्गेनाइजेशन कायम करा, डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल कमेटी फॉर पीस, रिलीफ, वेलफेयर एंड हेल्थ के नाम से। उसके नाम से सालाना जो है मैं तकरीबन लोगों को उनके नाम से अवार्ड भी देता हूँ। फिर काफी उनके नाम से सोशल वर्क किया। मैं तकरीबन आज 18 साल से मैं सोशल वर्क करते आ रहा हूँ ये काम। माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। आपकी जो प्रीवियस लाइफ है काफी अच्छा आपने बताया। जो आप एक बात कही कि मैं जब जवान हुआ था, लेकिन आज भी आप जवान लगते हैं। आज भी ऐसा लग रहा है कि आप भी 10th क्लास या फिर कोई कॉलेज का लड़का बैठा है। जी, अच्छा, ये मेंटेनेंस का राज क्या है? नहीं, अल्लाह का करम है। देखिए, टेंशन आदमी नहीं लेने का। जी। सबसे पहली बात तो हेल्थ टिप्स के लिए जो है आदमी का जो है सबसे पहली बात, हेल्थ को जो डिजॉल्व करने वाली चीजें हैं वो स्ट्रेस है और टेंशन है, वो आदमी नहीं लेने का। चाहे आप पे कितनी भी मुसीबत हो, हजरत मौला कायनात अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है कि आप पे अगर जितनी मुसीबतें आए, आप अगर उन मुसीबतों से घबराएंगे, परेशान होंगे तो मुसीबतें आप पे गालिब हो जाएंगी। बजाय घबराने, परेशान होने के, उन मुसीबतों को सॉल्व करने का अगर सोचेंगे तो आपके जहन पे स्ट्रेस नहीं होगा। बिल्कुल सही। हालात से लड़ने वाला ही आदमी बड़ा बहादुर, हालात से लड़ने वाला आदमी चाहिए। जो आदमी हालात से लड़ता है वो यकीनन हर मुसीबत परेशानी को दूर करता है और अपने आप में हसाशो बशाश रहता है। पॉलिटिकल में आपकी लाइफ, आप खुद इन्वॉल्व हो गए या फिर आपको किसी को देख कर फिर जज्बा आएगा कि भाई मैं पॉलिटिकल लाइफ में इंटर हो जाऊं? जी, मैं जो है बहुत से लोग थे, बहुत से लीडर्स थे, जिसमें सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साहब है और जो बड़े विजय भास्कर रेड्डी साहब थे और NT रामाराव थे, ऐसे बड़े बड़े लीडर्स थे। तो उनको देखकर बचपन में मुझे शौक होता था कि जो मैं भी लीडर बनूं या कोई सियासी जमात में जाऊं, एक जज्बा होता था। जब अखबार सियासत में सलाउद्दीन अवैसी साहब के बयान देखते थे, उनका काम करने का तरीका, तो ये बहुत आदमी को मोटिवेट करता था ये मेरे को। तो वो मोटिवेट करने के बाद फिर मैं कई एक जमात में काम किया। उसके बाद फिर 2000 में जो है 2000 में जब TRS फॉर्म हुई, तेलंगाना राष्ट्र समिति, जनाब के चंद्रशेखर राव साहब की जानिब से, तो वहां जाके मैं उनसे मिलके जो है तेलंगाना के बारे में पूछा। तो उन्होंने बोले तेलंगाना राष्ट्र समिति ये है, ये तो उसके बाद फिर मैं जो है ज्वाइन हुआ। ज्वाइन होने के बाद वहां से परफेक्ट सियासी कैरियर शुरू हुआ। फिर उसके बाद होते होते तो फिर हुकूमत आई 2014 में, और उसके बाद काफी चीजों पे फिर KCR साहब
जो है मेरे को स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन में अच्छा जो है चीफ एडवाइजर का जो है पोस्ट भी दिए, जी जी तो काफी वहाँ पे भी हम खिदमत अंजाम करें। जी। उसके बाद जिंदगी चल रही है, समझिए। चलिए माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब आपको मौका है, अब आपको टाइम है कि हमारे जो आपके जो इंटरव्यूअर है जनाब मोहम्मद तस्किन साहब, वो आपसे कुछ आपके जो पॉलिटिकल लाइफ है उसके बारे में आपसे कुछ सवाल ऐसे रहेंगे, थोड़ा सा आपको जवाब थोड़ा सोच और अच्छी तरह से जवाब देना होगा, श्योर क्योंकि श्योर। आवाम की तरफ से वो होते हैं। तो चलिए तस्किन साहब के पास चलते हैं। तस्किन भाई, शुरू करिए आपके सवालात का सिलसिला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो बहुत अच्छा लगा कि एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है मेरे को अवाम के सामने हमेशा जी अवाम की सवालात लेके मैं अपने आप को प्राउड फील करता हूँ कि आपके सामने रख के मैं जी जवाब दिलाता हूँ आवाम को। तो सर आप, मैं तो जैसा कि आपका नाम ही काफ़ी है मार्केट में, सिकंदर माशूक़ी साहब बोले तो एक नामचीन हस्ती है तेलंगाना में। उनका ज़्यादा इंट्रोडक्शन देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि काफ़ी गली गली में बच्चे बच्चे सभी जानते हैं। तो मैं सर आपसे जैसा कि आप एडवाइज़र भी रह चुके हैं जैसा बता रहे थे, तो सर आप एडवाइज़र हैं, उम्मीद करता हूँ कि पब्लिक को भी आप एडवाइस देंगे आज इंशाल्लाह मेरे सवालात से। तो मैं चाहूँगा सर कि जैसा ये टीआरएस बीआरएस के आप अहदेदार हैं, माशाल्लाह काफ़ी रोल किए आप, फाउंडरिंग लेवल से लेके आप स्पीकिंग से लेके आपकी एडवाइजिंग भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी रही है पॉलिटिशियन के तौर पे। तो मुझे ये जानना था सर कि पॉलिटिशियंस में खास करके ये हिंदू मुस्लिम या धर्मों को लेके हमेशा बातें होती रहती है सर, तो इसमें आपकी एडवाइस क्या है कि कैसे रहनी चाहिए पॉलिटिशियन में? आखिर मार्केट में ऐसे क्यों आते हैं बात बार जो आवाम को रिलीजन्स के ऊपर लड़ाया जाता है? जी सर देखिए, एक बात यह है कि सबसे पहली बात तो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो बाबा साहब अम्बेडकर की जानिब से बनाया गया था, जी उसमें इस चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई सियासी पार्टी किसी मज़हब को इस्तेमाल करे या किसी हिंदू मुसलमान के जज्बात को उभारे या सियासी मकासद हासिल करने के लिए हिंदू मुसलमान को एक दूसरे से लड़ाए या फिर और अपने किसी और मकासद के लिए इस देश की एकजहती को, भारत की जो है संविधान को और हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को मुतासिर करने की मज़हब के नाम पे कोई इजाज़त नहीं देते। अब रहा सवाल जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो मरकज में है, जो पूरे मुल्क में है, अगर वो लोग इस तरीके का हिंदू मुसलमान का नाम लेकर वोट बैंक की सियासत कर रहे हैं तो ये सरासर गलत है और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बिल्कुल गलत है और पार्लिमानी अफेयर के हिसाब से भी गलत है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के हिसाब से भी गलत है। और BR अम्बेडकर साहब जो कॉन्स्टिट्यूशन भारत का लिखे थे उसके हिसाब से भी टोटल रॉन्ग है। जहां तक इस हिंदुस्तान की सेकुलर अवाम है, हिंदू मुसलमान शुरू से देश की आज़ादी से पहले भी से लेकर देखिए आप और देश की आज़ादी के बाद से भी लेकर आप देखेंगे तो एक गंगा जमुना तहजीब हमारी जमती आई है। हिंदुओं के घरों में मुसलमान जाते हैं, मुसलमानों के घरों में हिंदू आते हैं, एक भाई बहनों जैसा रिश्ता, सगे भाइयों बहनों से बढ़ के हम रहा करते थे। लेकिन ये पॉलिटिकल कुछ लीडर्स जो आज की फिजा को गंदा करें, परागंदा करें, मैं उसकी सख्त मजम्मत करता हूँ और ये मुल्क की आला एजेंसीज को भी चाहिए कि इस किस्म के हमारे में जो इत्तेहाद टूट रहा है, जो हिंदुस्तान का अमन खत्म हो रहा है, देखिए किसी सियासी जमात को अगर हुकूमत बनाना है तो अपने डेवलपमेंट के नाम पे, काम के नाम पे अपने जो है सियासी मकासद को हासिल कीजिए। आप अगर आप काम नहीं करेंगे, आवाम को जो है राहत नहीं पहुंचाएंगे और मुल्क की आवाम एक तो पोल्यूशन से परेशान, बेरोजगारी से परेशान, रोजगार नहीं है उनको, खाने को नहीं है और कई ऐसे सिटीज है हिंदुस्तान के अंदर जो आज भी जो है एक बहुत बड़े चैनल ने इंकशाफ किया था कि रोजाना हिंदुस्तान के अंदर 20 करोड़ लोग भूखे सो जाते हैं रोडों पर, बिल्कुल जिनको घर नहीं है, जिनको दार नहीं है और जिनके पास कोई असासा नहीं है। वो लोग 20 करोड़ की तादाद कोई कम नहीं होती, किसी एक मुल्क की आबादी से बढ़ के होता है वो छोटे मुल्क की। उसके बावजूद भी हुकूमतें ये नहीं देखती कि उनका फला बेबूद करनी चाहिए, उनका रिहैबिलिटेशन करना चाहिए, उनको संवारना चाहिए, उनको घर देना चाहिए। लेकिन ये छोड़कर चंद सियासी पार्टी अपने कामों को ये पेश करना छोड़कर अगर मजहब के नाम पे वोट मांगेंगे तो मैं समझता हूं कि अमन भी खराब होगा और यकीनन हिंदू मुस्लिम होगा इस मुल्क में। तो सर एक फिर से एक सवाल उसी को लेके करता हूँ मैं सर। जब अगर कोई पॉलिटिशियन लीडर हो तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर देखे, लॉज सबके लिए कानून बनाया गया, सबके लिए अलग अलग बनाया नहीं गया, पॉलिटिशियन लीडर के लिए, आवाम के लिए। तो ये आवाम का सवाल है कि जब अगर ये पॉलिटिशियन भड़काऊ भाषण देते हैं एक दूसरे के लिए मजहब के नाम पे, तो उनपे कोई केसेस ज्यादातर के नहीं होती है, उसको केसेस डालने के लिए अपील करनी पड़ती है, आवाम को लेके पिटीशन डालनी पड़ती है, तब जाके होते हैं। तो ये आवाम अगर वही काम, अगर कोई आवाम कोई आवाज उठा दे तो उसको जेल भी पहुंचा जाता है रातों रात। तो ऐसा क्यों है सर? कानून में बदलाव क्यों है दो नजरी का?
नहीं, बदलाव नहीं है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट पे कई सेकुलर हिंदू मुसलमान लोगों ने जो है अपील दायर की थी कि सियासी तकारीरों में जो है मज़हब का इस्तेमाल ना किया जाए, और सियासी तकारीरों में जो है किसी के जो खुदा को बुला ना जाए, किसी के भगवान को बुला ना जाए, किसी के बारे में बुरा ना कहा जाए। ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। अब अगर कोई सियासी लीडर्स जो है ये काम करते हैं तो उन्हें चाहिए कि जो है सबसे पहले आप जो है हिंदुस्तान के अमन के बारे में सोचे, आपसी नफरत को रोकने के बारे में सोचिए। आप वोट हासिल करें, वोट हासिल करना आपका राइट है, डेमोक्रेटिकल राइट है, पॉलिटिकल रैलीज निकालना डेमोक्रेटिकल राइट है। लेकिन आपको चाहिए सियासी लीडर्स जो भी ये करते हैं उनसे जो हिंदुस्तान की आवाम भी ये कह चुकी है, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, कानून ये कह चुका है कि आप इस तरह की तकारीरें ना करें ताकि हिंदुस्तान के अंदर एक मुनाफिरत और तफरीका और फिरक़ेवारियत ना फैले। लेकिन अब ये जो तकारीरें करते हैं उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए कि इस तरीके से जो है आप ऐसे चीज़ों को रोकें। सर, सवाल ये था सरकार के एक्शन क्यों जल्दी लिया जाता नहीं है। एक आम आदमी पे एक्शन जल्दी लिया जाता है, तो वही एक मुकाम पे जो लीडर बोलता है उस पर एक्शन जल्दी नहीं लिया जाता है। उसका कुछ खुलासा करिए सर, जो पूछे आपको। नहीं, ये बात सही है, एक्शन ज़रा लेट होता है लेकिन एक्शन लिया भी जाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई किसी फिरके के खिलाफ बात करता है तो ये एक्शनेबल बात है। कानून को अपना काम करना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान का कानून है, संविधान है, और हिंदुस्तान के अंदर जो है एक ये ममनू है कि जो है इस तरीके की चीज़ें नहीं की जानी चाहिए। लेकिन कानून को चाहिए कि ऐसी चीज़ों को रोकें, उन्हें नोटिसें दें कि इस तरीके से ना किया जाए, और ताकि हिंदुस्तान के अमन को हम बचा सकें। कानून का काम है, कानून को चाहिए कि ऐसी चीज़ों को रोकना ऐसे चाहिए। लीडरों पे क्या कोर्ट भी एक्शन ले सकता है, या फिर इलेक्शन कोर्ट कानून को बोलता है? जी हाँ, बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी जो है रूल है कि आप ऐसी तकारीरें नहीं कर सकते, लेकिन आजकल कुछ लीडर्स इसको फॉलो नहीं कर रहे, तो उसको फॉलो किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है, हाई कोर्ट्स के ऑर्डर है, और कानून नाफिज से करने वाली एजेंसियों का जो है ऑर्डर है कि सियासी लीडर्स को कि इस तरीके के बयानात ना दें। अब खुसूसन एक फिरके को दूसरे फिरके से लड़ाना, दूसरे फिरके को तीसरे फिरके से लड़ाना, उसके बाद उनको जज्बात में लाकर वोट हासिल करके फिर हुकूमत बनाना, ये कोई एक सच्ची जमहूरियत नहीं है। सच्ची जमहूरियत के लिए आपको चाहिए, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के सियासी लीडर हो, उन्हें चाहिए कि अपना काम पेश करें, अपना जो कौम के लिए उन्होंने जो डेवलपमेंट किए हैं उसको आगे करके उस बुनियाद पे इलेक्शन लड़ना चाहिए, ना कि जो है हिंदू मुस्लिम करके इस तरीके से जो है, ये बहुत बड़ी गलत सियासत है। तो सर ये सियासत को देखें तो इनके अहदेदार जो होते हैं, जैसा कि कोई भी पार्टी ले लो आप, उनके एक रिस्पेक्टेड सुपीरियर्स होते हैं, यानी एक अहदेदार होते हैं इनके ऊपर वाले। तो ये एंकरेज करते हैं या इनको बताना चाहिए कि भाई भड़काऊ भाषण ना दे मजहब के नाम पे, क्योंकि हम हिंदुस्तान है। जब झंडे के अंदर 3 कलर क्लियर बताया गया जो लहराता है एक हिंदुस्तान के जो सेकुलरिज्म के नाम पे, तो मैं चाहता हूँ कि उसी तरह क्यों नहीं रहते मिलजुल के। ये हमारा एक पब्लिक का सवाल है, क्योंकि पब्लिक को तो इतना टाइम नहीं है कि एक दूसरे से लड़ाई करे, क्योंकि आपने ही बताया कि हिंदू मुस्लिम एक मिल के ईद मनाते हैं पहले टाइम पे 90s में। तो आज भी कई ऐसे स्लम एरियाज है जो मोहब्बत में बांटे जाते हैं। जब वोट आता है तो इनमें अच्छे से मिलजुल कर गले लगा के, जब देखा नहीं जाता हिंदू कौन है मुस्लिम कौन है, गले तो सबको लगाते हैं। जब जीत जाते हैं तो ये डिवाइड क्यों कर देते हैं, हिंदू मुस्लिम या कोई भी मजहब को लेके ऐसे बातें क्यों आती है बीच में? देखिए साहब, ऑलरेडी जब कई जो है सियासी लीडर्स जो है, जो बड़े सियासी लीडर्स है, मैंने उनसे बात भी की है। कोई बड़ा सियासी लीडर मैंने समझता कि जो है निचली सतह के जो सियासी लीडर्स हैं उनको जो है ये हिदायत देता हो कि जो है आप जाके इस तरीके की फिरकावाराना मुनाफिरत की बात करो। कुछ नीचे के लीडर्स होते हैं, वो लोगों को एजुकेशन नहीं होता, वो लोग जो है अंधभक्त होते हैं, तो उनको क्या होता है, उनको अकल नहीं होती, सलाहियत नहीं होती, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, पार्टी हाईकमान के सामने अपने आप को बड़ा बताने के लिए, पार्टी का कार्यकर्ता बताने के लिए इस तरीके की मुनाफिरत फैला के जो है जो काम करते हैं। बास बड़े सियासी लीडर्स भी करते हैं, लेकिन बेशतर जो सियासी जमातें हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो लोग ऐसी हिदायत अपने कारकुनों को या वर्कर्स को नहीं देते कि आप जाके मुनाफिरत फैलाओ। ये जो कारकुनों का काम होता है कि गैर जरूरी जो है अपना मुकाम बनाने के लिए ये लोग जो है हिंदू मुसलमान के लिए नफरत फैलाने के नारे लगाते हैं। सर हाँ, चलिए सर आप। तो सर अगर ये सवाल है मेरा, रोक दो। तो सर जैसा कि आवाम की तरफ से मैं मेरा सवाल कर रहा हूँ आपको कि एक ज़रूरी समझना चाहिए कि मेरे को ये पॉलिटिशियन अगर है क्या। तो सर ये बताना था, अगर सियासत यानी आपको हुकूमत आपके हाथों में सौंपी गई तो आप किस तरीके का माहौल देखना चाहते हैं? देखिए, हुकूमत अगर करने का जो तरीका है, सबसे पहले तो जब मुल्क आज़ाद हुआ था तो उस वक्त एक लॉ बनाया गया था कि हिंदुस्तान अब आज़ाद हो गया है और अब हिंदुस्तान की तरक्की के लिए हम सबको मिलकर काम करना है। जिस तरीके से जापान आज़ाद हुआ,
जिस तरीके से चाइना आज़ाद हुआ था और वहाँ की आवाम ने, अमेरिका की आवाम ने और दिगर तरक्की याफ्ता ममालिक की आवाम ने जब वहाँ बरतानिया से आज़ादी हासिल की, तो वहाँ पे उन लोगों ने एक एम बनाया कि हम अब नफरत को, मुनाफिरत को, मजहबी फिरकावारियत को भुला देंगे, सब मिलकर तालीम को डेवलप करेंगे, सब मिलकर रोजगार पैदा करने के मौके जो पैदा करेंगे, इंडस्ट्रीज डेवलप करेंगे और जो है मजहबी मुनाफिरत कोई नहीं फैलाएगा, बल्कि तमाम तरह हम मिलकर एक सरकारी सतह पे इंसान बनेंगे। मजहब हमारे घर में रहेगा, हमारे दिल में रहेगा। अगर मैं हिंदू हूं तो मेरे दिल में जो है मजहब है, अगर मैं मुसलमान हूं तो मेरे दिल में और घर में मेरे मजहब है। लेकिन मैं जो है किसी किस्म से जो उस मजहब को ना पॉलिटिकल इस्तेमाल करूंगा और ना ही जो है सरकारी सतह पे इस्तेमाल करूंगा। सरकारी सतह पे जो मजहब इस्तेमाल होगा वो इंसानियत का मजहब रहेगा। तो अगर हुकूमतें इस लेवल पे आके काम करें तो यकीनन कौम का डेवलपमेंट होगा, स्टेट्स डेवलप होंगे, इंडिया डेवलप होगा और हिंदुस्तान में जो करप्शन है वो दूर होगा। और हुकूमतों को चाहिए कि जो हमारे वोटर्स है, जो जमहूरियत हमको हक देती है कि सियासत का मतलब है कि जो है आप ऐसे जो प्लान्स बनाएं, ऐसे प्लान्स बनाने में सियासत का इस्तेमाल करें अपने, जिससे कौम का डेवलपमेंट हो, रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो और जो है रिजर्वेशंस लोगों को मिले, जिनकी मुल्क में आबादी जितनी है उनके हिसाब से, परसेंट के हिसाब से उनको सरकारी नौकरियां मिले, उनको बैंक से लोन मिले और जो टैक्स बराबर लिया जाए। और जब सरकारी हुकूमतें टैक्स लेती हैं तो उस टैक्स का बेनिफिट भी आवाम को सही मिले। तो उसके बाद एजुकेशन डेवलप किया जाए। हमारे सामने तरक्की याफ्ता ममालिक की नज़ीर है, जिस तरीके से जापान है, जिस तरीके से चाइना है। चाइना भी हमारे आगे पीछे ही आज़ाद हुआ। आज चाइना की तरक्की देखिए आप, आज जो जापान की तरक्की देखिए आप, आज हिंदुस्तान की तरक्की देखिए आप। हिंदुस्तान उनसे ज्यादा अच्छा मुल्क है। हमारा मुल्क जहां रहते बसते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, गुलिस्तान हमारा। तो हमारे को जो है यहाँ पे जरीन मौके है और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत वाला मुल्क है हमारा। और यहाँ पे कई सियासी पार्टीज है, हमारे पास करोड़ों अरबों डॉलर का बजट है। ताकि वो बजट को अगर हम सही इस्तेमाल करें, करप्शन को रोके और जो है सियासतदान अगर सही एक प्लेटफॉर्म पे आकर मुल्क की तरक्की का सोचे हिंदुस्तान की अगर, तो वहां पर हर गवर्नमेंट अच्छी बन सकती है। हर चीफ मिनिस्टर अगर ये सोच ले कि मुझे अपनी कौम के लिए काम करना है, मुझे अपनी पार्टी के लिए नहीं बल्कि कौम के लिए काम करना है। पार्टी तो आ चुकी, पार्टी तो जीत चुकी, लेकिन अगर हर चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और आला से आला ओहदेदार जो जिनके हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन है इंडिया का, वो लोग ये सोच ले कि हमें हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान की तरक्की को आगे ले जाना है और हमारी गवर्नेंस बिल्कुल सही करनी है, तो मैं समझता हूं इस टाइप की अगर सोच हमारे लोगों में आ गई तो हर स्टेट की और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट सीधी हो जाएगी। सर, आजकल की जो हुकूमत है या फिर आजकल की जो लीडरशिप है, जो पॉलिटिकल लाइन है, इसमें ऐसा लगता है कि आजकल के कई लीडर्स जो है होम के लिए करते काम, कौम के लिए नहीं करते, ऐसा लगता है। तो आपको क्या लगता है कि अभी जो हुकूमत है, अभी जो पॉलिटिकल जो चल रही है, जो क्या वो लोग अपने कौम के लिए कर रहे हैं या होम के लिए कर रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है जफर साहब आपका। होम के लिए या होम के लिए, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। जी, देखिए बात ये है कि जो पहले के पॉलिटिशियंस थे वो लोग सियासत में आते थे, जी, तो उनका गेम रहता था जी, कि हम सियासत में जाके कौम के लिए कुछ अच्छा करेंगे, जी, क्योंकि वो सियासत में आने से पहले गरीब होते थे, जी, जी, तो उनके पास गरीबी का कोई मैटर नहीं रहता था। जी, जी, लेकिन जब वो ये सोचते थे कि सरकार के पास फंड है, पब्लिक के टैक्स का पैसा जमा है, सरकार के पास खजाना है, सरकार के पास लातादाद फंड्स हिंदुस्तान के रियासती हुकूमतों के आते हैं टैक्स के जरिए, तो उस पैसे से हम जो है सियासत में दाखिल होंगे अपने तौर पर और उस पैसे को अवाम की फलाह बेबहूत और फ्लोरिशमेंट के लिए खर्च करेंगे। जिस तरीके से तालीम है, जिस तरीके से रोजगार है, जिस तरीके से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, जिस तरीके से और रोजगार के मौके हैं और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां डालते थे पहले के लोग, तो ये सोच लेकर जब कोई एक बड़ा सियासी नेता, जिनको हम जानते हैं, बड़े बड़े जो हमारे इस्लाफ गुजरे हैं हिंदुस्तान के अंदर, मौलाना अबुल कलाम आजाद है, चाचा नेहरू है और जो है बहुत से ऐसे लीडर थे, मनमोहन सिंह साहब है जो परसों गए हुए, जैसे कि हमारे KCR साहब थे, और ऐसे बड़े लीडर्स की सोच अगर ये रहे कि हमको कौम के लिए जो है कुछ करना है, तो बराबर ये लोग करेंगे। लेकिन आजकल मौजूदा दौर में सियासत को जो बिजनेस बना दिया गया। जी हाँ, और हर कोई लीडर आप देख लीजिए, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है खासकर हिंदुस्तान भर की, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, उन पॉलिटिकल पार्टीज में जितने लोगों का जो है एक जज्बा है, जो नए लीडर्स आ रहे हैं, जो पुराने लीडर्स आ रहे हैं, उनका एक ही मकसद है कि मैं कैसा दौलतमंद बनूं,
किस तरीके से मैं करप्शन करूं, किस तरीके से मैं काम के नाम पे जो है पैसा खा जाऊं, किस तरीके से मैं डेवलपमेंट के नाम पे पैसा खा जाऊं, किस तरीके से मैं जो है अपने खानदान का फ्लोरिशमेंट करूं, किस तरीके से मेरे बाद मेरी औलाद एमएलए बने, एमपी बने, मिनिस्टर बने या बड़े ओहदों पर चली जाए, ये इंटेंशन लेकर लोग आ रहे हैं। तो इसलिए जो है कौम के यही वजह है जो कौम का डेवलपमेंट होना छोड़ के होम का डेवलपमेंट हो रहा है। जी हाँ, जी हाँ। तो अगर पॉलिटिकल लीडर्स ये सोच लें और हिंदुस्तान की हुकूमत, कानून नाफिज करने वाली एजेंसीज और सुप्रीम कोर्ट इस बात पर एक निगाह रखे कि किस मिनिस्टर को कितना बजट जा रहा, वो मिनिस्टर कहाँ काम कर रहा, वो मिनिस्टर किस मामले में खर्चा कर रहा, एजुकेशन के नाम से अगर करोड़ों अरबों हजारों रुपए खर्च किए जा रहे हैं तो वो फंड का सही इस्तेमाल हो रहा नहीं हो रहा, अगर रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए जो पैसा जा रहा गवर्नमेंट का वो सही बन रहा नहीं बन रहा, अगर कानून नाफिज करने वाली एजेंसीज अगर इन बातों पे तवज्जो दे और गौर फिक्र करें, उसका हिसाब लें, उसका ऑडिट करें, उनका एहतसाब करें, तो यकीनन मैं समझता हूँ करप्शन रुकेगा और कौम का डेवलपमेंट होगा बजाय लीडरों के डेवलपमेंट के। जी जी तो मैं समझता हूँ ये तरीका जरूरी है। जी। सर, आपका फेवरेट लीडर कौन है? सर मेरे सोच के बोलिए। ये तो बहुत अलग क्वेश्चन करे आप। जो बहुत से लीडर्स हैं मेरे फेवरेट जो है अभी प्रेजेंट में या फिर प्रीवियस जो गुजर गए या फिर? जी गुजर गए सो लोगों में भी है, मौजूदा लोगों में भी है। जी सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साहब जी जी एक बहुत अच्छे लीडर थे, एक बहुत ही दानिशमंद लीडर थे। जी जी और राजशेखर रेड्डी साहब जी और हमारे मनमोहन सिंह साहब जी और मैं समझता हूँ जो है राजीव गांधी साहब जी जी और हमारे बहुत से अच्छे लीडर्स है जो जिनसे कुछ सीखने को मिलना। जैसे केसीआर साहब है, ये लोगों का जो है इनसे कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि हमारे सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साहब थे, एक ऐसी लीडर, एक ऐसी शख्सियत जो यकीनन कौमों में वो उनका एक लक्ष्य था कि जो है हमारी कौम के साथ दूसरों को भी फायदा हो। जी जिस तरीके से बड़े बड़े हॉस्पिटल्स कायम किए गए, कॉलेज कायम किए गए, ये एक जो है कौम के लिए जो है बहुत एक विजन रखते थे वो। जी। जिस तरीके से राजशेखर रेड्डी साहब थे, मैं बिल्कुल तारीफ करूंगा, हालांकि मैं दूसरी पार्टी से हूं, टीआरएस पार्टी से हूं, लेकिन राजशेखर रेड्डी साहब की मैं तारीफ इस बात से करूंगा जी कि उन्होंने जो आरोग्यश्री स्कीम गरीबों के लिए कायम की थी, जी जो बहुत ही अच्छी स्कीम कायम की थी। अभी हालिया जैसा कि तस्किन साहब की यूसीआईडी फाउंडेशन जी। जो क्लिनिक कायम करी, जी। ये मैं समझता हूँ ऐसे एक काम जो बिल्कुल जहाँ पे गरीबों का मुफ्त में इलाज हो, मतलब कम से कम, मुफ्त में तो कहीं भी नहीं होता, लेकिन उसका अखराजात निकालने के लिए जी कुछ तो वहां पे लिमिटेशन रखी जाती है। जी जी तो राजशेखर रेड्डी साहब की एक स्कीम मुझे बहुत पसंद आई थी, आरोग्यश्री की स्कीम। और मनमोहन सिंह साहब के दौर में डॉलर नीचे था, बहुत सा सस्ता था, अच्छे दिन थे और काफी एक जो था। और ऐसे कई लीडर से जो अच्छा काम करे बराबर वो दिल को लगते हैं। जी। आपने अभी बताया कि यूसीआई फाउंडेशन जो काम करता है वो सिर्फ अभी आपने देखा है कि हॉस्पिटल्स जो खुले हैं, इसके अलावा भी वो कई कैदियों को लोग को भी हेल्प करते हैं, छुड़ाते भी जी हैं। जी मैंने देखा इसके है। अलावा कई एजुकेशन के भी वो काम करता है, एजुकेशन के लिए। और इसके अलावा जो ना जो फैमिलीज के जो मैटर होते हैं, यूसीआई फाउंडेशन आगे बढ़ चढ़कर उनको मिलने मिलाने की, जोड़ने की बात करता है। ऐसे कई काम है जो तस्किन साहब करते हैं मगर दिखता नहीं है, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि काम ऐसा करो कि इस हाथ को अगर काम करो तो हाथ को काम पता नहीं चलना चाहिए। अच्छा ये बताइए, अगर आप लीडर नहीं होते तो क्या होते? अगर मैं लीडर नहीं होता तो एक बिजनेसमैन होता जी और अच्छा बिजनेस करता, लेकिन सोशल वर्क जरूर करता बराबर, क्योंकि मेरी ख्वाहिश है कि लोगों में सोशल वर्क करके उनकी इस्लाह की जाए। अच्छा, लीडर को ही सोशल वर्क करना है या फिर सोशल वर्कर के लीडर बनना है, या फिर जरूरी नहीं है, दो काम अलग अलग है? नहीं, दो काम अलग अलग नहीं है, जी। एक ही काम है। जी असल सोशल वर्क का नाम ही लीडरशिप है। जी जो शख्स लीडरशिप का असल मतलब क्या है कि आप अपनी कौम, चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, व्हाटएवर आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग्स करते हो, जी आपका ये जो है एम एंड ऑब्जेक्ट बन जाता है कि आप अपनी कम्युनिटी को, अपनी कौम को, उनकी बुराइयों को, उनकी तकलीफ को, उनकी गुर्बत को, उनके इफलास को, उनके अंदर जो पसमानदगी है उसको दूर करने का नाम ही सोशल वर्कर है, और उसका इंग्लिश नाम लीडर है। वही फर्क है। कोई फर्क नहीं है। जी बशर्ते है कि लीडर बनने का मकसद भी यही है कि आप लोगों की रहनुमाई करेंगे। रहनुमाई किस मामले में करेंगे? रहनुमाई इस मामले में करेंगे कि आप आवाम की गुर्बत को, इफलास को, मुफलिसी को, तंगदस्ती को, परेशानियों को, पसमानदगी को और उन्होंने जो बुरे हालात में जी रहे जी। उसको दूर करने के लिए ये नुमाइंदगी हो गई। अरे नुमाइंदगी करने वाला हुआ नुमाइंदा, नुमाइंदे का मतलब है लीडर।
जी जी अब सोशल वर्क का भी यही काम है, सोशल वर्कर का भी यही काम है कि अगर कोई परेशान है मुफलिस है और जो भूखा मर रहा है, प्यासा मर रहा है, उसको दवा नहीं है, उसको परेशानियां हैं, और उसको जाके गवर्नमेंट से रिप्रेजेंट करना और खुद अपने असासों के बल पर जितनी आपकी हैसियत है उसके हिसाब से अगर आप उसकी मदद मैं करेंगे तो समझता हूँ that is दोनों में फर्क इतना होगा कि लीडर को हुकूमत के पास से जो स्कीम्स आते हैं, जो फंड होता है, उसके जरिए से वो काम करा सकता है। करा सकता है। लेकिन एक सोशल वर्क वो उसको जो है ना किसी बड़े लोगों से या फिर किसी पार्टियों से या फिर किसी बड़े बड़े कंपनियों से शायद फंड जमा कर कर काम करने वाले को सोशल वर्क कहते हैं। जस्ट शायद इसमें इतना ही नहीं, फर्क फंड्स होगा। का एक मसला ऐसा है हाँ। साहब, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं, अब मैं भी हूँ, आज तक मैं कभी मेरी ऑर्गेनाइजेशन से या मैं अपने सेल्फ पे कभी किसी से 2 रुपए हम चंदा नहीं करे। हमारी इस्तेताअत होती थी, मेरे कुछ बिजनेसमैन दोस्तां थे और कुछ स्कूल्स वाले थे, वो लोग वही कहते थे कि भाई ये करना है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो हम लोग आपस में जेब से पैसे डालते थे। अगर कि मिसाल के तौर पर सुबह हॉस्पिटल में नाश्ता बांटना है, हम लोग बरसों बांटे, एक साल 1.5 साल कंटिन्यू चारमीनार हॉस्पिटल और उस्मानिया हॉस्पिटल, नीलोफर हॉस्पिटल में जाके कंटिन्यू सुबह में रोजाना 1 साल से 1.5 साल तक सुबह हम मौजूद रहते थे। और अगर कोई हमको फोन करके ये बोलता है कि सिकंदराबाद में फला हॉस्पिटल है, वहां पर खाना नहीं है और लोग दवाएं नहीं खरीद रहे हैं, तो हम लोग जाके वहां का जायजा लेते थे और हमारे पास से जितने पैसे जमा होते थे वो पैसे जमा करके दवाओं की जो है कंपनी से जाके होलसेल में उठाकर उनको दवाएं देते थे, खाना देते थे। फंड्स हमने कभी भी इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, फंड्स इसमें इस्तेमाल होना चाहिए। अगर कोई फंड्स देते हैं आपको, कंपनीज देती हैं, दूसरी ऐसी कई सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, आजकल मिसयूज भी बहुत हो रहा है फंड्स का, जी हाँ, जी हाँ। तो देने वालों को भी मैं ये ख्वाहिश करूंगा, जो फंड्स देने वाले हैं चंदा, उनसे भी मेरी ये ख्वाहिश है कि आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को डोनेट करें जो यकीनन जो है कौम के फलाह बेबहूत के लिए काम कर रहे हैं, आपके फंड्स को हकीकी तौर पे रोबाए अमल लेके आ रहे हैं, बरोकार लेके आके उनकी मदद कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं तस्कीन साहब के बाद। तो सर एक मुख्तसर लास्ट सवाल रहेगा मेरा इस शो का। तो अब जैसा कि सिर्फ आवाम के लिए है, हमेशा मैं जब आवाम के लिए ठहरता हूँ तो मेरा सवाल है कि आवाम के लिए ही कुछ अच्छा पॉजिटिवनेस आए। तो सर ये आवाम के लिए आप बीइंग ए एडवाइजर, जो पॉलिटिशियन बड़े अहदेदारों को देते थे, तो आज मैं चाहता हूँ कि आप कुछ आवाम को एडवाइस दे दें ताकि कैसे माहौल में रहना चाहिए और कैसे सोशल एक्टिविटीज करनी चाहिए जो एक दूसरे के लिए काम आए, धर्म ना देखे। तो वो हिसाब से अगर आप बताएंगे तो शायद कोई एडवाइस ले ले आप। और अगर कोई लीडर बनना चाहता है तो उसको क्या एडवाइस है? देखिए, सबसे पहली बात तो आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो आपके ऑफिस में है। जी आप लोग जो काम कर रहे हैं यूसीआईडी फाउंडेशन, मैं तकरीबन अरसे से जो जानता हूं तस्कीन को, आपको जो है आपके काम को, हालिया मैंने सुना है कि आप जो है जेल से कई लोगों को छुड़ाए हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन, और काफी लीगल मदद की है, ये बहुत बड़ी बात है। आपका जज्बा मुझे पहले से ही मालूम है और अप्रिशिएट भी करता हूं, और काफी शहर में आपका चर्चा है। और अब तो आप जो है गरीबों यतीमों के लिए जो इलाज नहीं करा सकते वैसे लोगों के लिए आपने एक पॉलीक्लिनिक भी खोला है, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा अच्छा इकदाम है और मेरी दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह आपको इसमें तरक्की दे, और क्योंकि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को होना चाहिए। अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, यहाँ से शुरू करते हैं कि कौम के अंदर हमारे पास सबसे पहली बात तो हालिया आपने देखा चंद्रायन गुट्टे पे 1-2 दिन पहले 2 बच्चे ड्रग्स लेकर ओवरडोज होने की वजह से ऑटो में मुर्दा करार दिए गए। शहर के अंदर कत्ल हो रहे हैं, गारतगिरी हो रही और जहालत हो रही, बार छोटी छोटी बात पर नौजवानों का लड़ना झगड़ना और शराब पी कर आना, घर वालों को मारना, तलाकों के मामले और कई ऐसी चीजें हैं जो आपकी संस्था काम कर रही है, उसके ऊपर बहुत अच्छी बात है। लेकिन आवाम के लिए भी मेरा एक मशवरा है, खासकर उलमा इकराम से जो दीन का दर्स देते हैं, मुफ्तियान इकराम है, उलमा इकराम है और जो जिम्मेदारान हैं मिल्लत के, उनसे मेरी अदबन ये गुजारिश है कि कौम के अंदर एक इस्लाही जो है प्रोग्राम्स मुनक्किद करें। और जिस तरीके से जुमे के खतीब साहिबान से मैंने अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए मैं खतीब साहब जुमे के दिन में जो आज 4-5 साल से मैं खतीब साहिबान से गुजारिश कर रहा हूँ मेरे फेसबुक पेज के जरिए, अलमाशूक ब्रॉडकास्ट के जरिए, और आज मैं यहाँ से भी, ये दुनिया भर में आपका चैनल देखा जाता है, हज़ारों लाखों लोग इसके फॉलोअर्स है, मैं उससे भी जो रिक्वेस्ट करता हूँ, और साथ में उलमा इकराम से, मिलत के जिम्मेदारों से और मुफ्तियान इकराम से, तमाम मसलक के, चाहे वो अहले हदीस हो, चाहे अहले सुन्नत जमात हो, चाहे शिया हज़रात हो, तबलीगी हो, व्हाटएवर जो भी हो, या हिंदू ऑर्गेनाइजेशन हो, पंडित हो, जो स्वामी जी हो, जितने भी इनके ऑर्गेनाइजेशन, उन सबसे मैं माशरे के सुधार के लिए एक गुजारिश करता हूँ कि कौम के अंदर तलाक की शरबड़ी, जहेज लड़की ने लाई तलाक उसको दिया जा रहा है, जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, औरतों पे जुल्म किया जा रहा है, और नौजवानों में पार्किंग के मसले पे कत्ल,
छोटी सर की बात पे कत्ल, और जो घुरमघारी पे कत्ल, और जो है शराब पी के कत्ल हो जा रहे हैं, और जो है ड्रग्स ले रहे हैं, गांजा ले रहे हैं, चेरिस ले रहे हैं, अफीम ले रहे हैं, और ऐसे कई बुराइयां माशरे में जड़ पकड़ चुकी हैं। तो इसको दूर करने के लिए आप अकेले ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल क्योंकि आप जितना कर रहे हैं ये एक समंदर में एक लोटा डालने के बराबर है। यानी एक समंदर का पानी गंदा हो चुका है, आप लेके आके यूसीआईडी फाउंडेशन की जानिब से एक लोटा साफ मिनरल पानी उसमें डाल रहे हैं, तो ये कुछ होने का नहीं है। या अगर आप एक बकेट भी डाल रहे हैं, बकेट ही कहूंगा क्योंकि आपका इतना जो योगदान है कौम के लिए, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तस्किन साहब, तो मैं ये कहूंगा कि आपके बकेट डालने से ये जो समंदर साफ होने वाला नहीं है। बिल्कुल इसके लिए उलमा इकराम को, सियासी जिम्मेदारों को, और जो है मुफ्तियान इकराम को, मस्जिद के खतीब साहिबान को खुलकर अल्लाह और उसके रसूल के खातिर माशरे के सुधार के लिए हमको आगे आना चाहिए। जुमे के खुतबात में ये खासकर इस चैनल के जरिए खतीब हजरात से मेरी गुजारिश है, बार बार गुजारिश है, 5-6 साल 7 साल से मैं अपने पेज पे डालते आ रहा हूँ, और जितने खतीब में से मिलते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि भाई जुमे के दिन लोग जो है मस्जिद में आते हैं, उसमें एक शराबी भी होता है, जानी होता है, गुनहगार होता है, नेक होता है, बद होता है, हर किस्म का सूदखोर होता है। तो उनको जो है आप कुरान और हदीस के मुताबिक, क्योंकि आम लोगों को इस तरीके के इस्लाही माशरे के जलसों में बुलाए तो वो लोग तो नहीं आते, खासकर अगर जब उनको एक मुफ्ती साहब दावत देके बुलाए, आपको शराब पीने के मैं गुनाह बता रहा हूं, बोलते हो शराबी आएगा नहीं, अगर कोई गैर गलत काम करके पैसे कमा रहा तो वो आएगा नहीं। तो इसीलिए मस्जिद में सब जमा होते हैं, मंदिरों में सब जमा होते हैं, तो मखसूस दिन हमारे पास जैसे जुमा है, दूसरे कम्युनिटीज में भी एक मखसूस दिन है, उस दौरान उम्मत मुस्लिमा को और दिगर लोगों के जिम्मेदारों को ये चाहिए कि अपने कौम की इस्लाह करे कि शराब की सजा क्या है, जिना की सजा क्या है, और जो गैर गलत तरीके से पैसे कमाने की सजा क्या है, नाहक किसी को कत्ल की सजा क्या है, अमन से, प्यार से, मोहब्बत से कैसा रहना, दूसरी कम्युनिटीज के साथ किस तरीके से मोहब्बत से रहना। क्योंकि मैं एक मुसलमान हूं और इस्लाम मेरे को ये बात की तालीम देता है कि मैं दूसरे मजहबों की इज्जत करूं, दूसरे मजहब के बड़ों की इज्जत करूं, और दूसरे मजहब के लिए मैं जो है उसके बारे में जानूं, और उसके बारे में फिर अपने जो रिलीजन पे बिलीव करो। और दूसरी बात यह है कि खासकर उलमा इकराम को, खतीब साहिबान को, मुफ्तियान इकराम को आगे आना चाहिए कि शहर जो बेपर्दा हो रही है, जो रील बनाकर जो है एक औरत जात की इज्जत को पामाल कर रही हैं, और एक औरत जात के तकद्दुस को पामाल कर रही हैं, जिसकी वजह से माशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा, इस तरीके की रोकथाम के लिए यूसीआईडी फाउंडेशन के साथ उलमा इकराम को भी, मुफ्तियान इकराम को भी, खतीब साहिबान को भी, सियासी समाजी तमाम किस्म के जो जिम्मेदारान मिल्लत है, तमाम किस्म के जो जिम्मेदारान मुल्क है, और तमाम किस्म के जिम्मेदारान माशरा है, वो लोग आगे आए, आगे आके रोके, जबरदस्ती करें, और अगर नहीं माने तो इन लोगों के लिए कानून बनाए। सर आपने बताया कि तमाम जितने भी कायदीन है या फिर उलमाए हैं, ये है, इनके अलावा भी एक और है जो उनकी बहुत सी बड़ी जिम्मेदारी होती है, वो है माँ बाप, घर वाले। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उनके बच्चों के लिए? नहीं देखिए साहब, माँ बाप अपनी जिम्मेदारी तो पूरी करते, माँ बाप जो है जितना अपनी औलाद को, पहला स्कूल तो वही होता है, माँ बाप तो जो है दर्स दे के समझाते हैं, लेकिन माशरे में जो बिगाड़ है, आपका एक लड़का है, अगर आप उसको घर में रोजाना दीन की, इस्लाम की, या किसी भी आप मजहब की तालीम दे रहे हैं, दुनिया की तालीम दे रहे हैं, अगर वो जाके जो घर में तालीम हासिल कर रहा, उसके बाद बाहर जाके अगर सोसाइटी उसको गलत मिल रही, तो जो आप तालीम दे रहे वो सोसाइटी की तालीम में जो खराब हो जाएगी आपकी तालीम, लिहाजा वो सीखेगा वही जो सोसाइटी में रहेगा। अब सोसाइटी में शराब, जुआ, जिना, आवारागर्दी, फेसबुक और जो है गैर गलत काम जो माशरे में फैल चुके हैं, आपके घर से ज्यादा असर उसका हो रहा है, और वही असर लेके नौजवान अपनी जिंदगियों को खो रहे हैं। तो इसके लिए क्या है मालूम है, माशरे की सुधार जरूरी है। आपके घर में दीनी माहौल है, बहुत अच्छी बात है, आप जो तस्किन साहब के घर में दीनी माहौल है, बहुत अच्छी बात है, आप दीन का माहौल तो दे रहे हैं, लेकिन जब आप दीन का माहौल अपनी औलाद को देने के बाद माशरा अगर बिगड़ा हुआ है, क्योंकि घर से बच्चा निकला है तो माशरे में जाएगा, दो सबब में जाएगा, दो सबब में जाने के बाद जब उसको अगर सोसाइटी खराब मिलेंगी तो आपके दीनी माहौल का या आपके दुनियावी माहौल का उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें बिगाड़ अगर कहीं से खत्म करना है, यूसीआई फाउंडेशन को भी मैं बीच में लाके कह रहा हूं, बिगाड़ अगर साहब खत्म करना है तो मुफ्तियान इकराम से भी रुजू होइए, आपकी जज्बा बताइए। मैं जानता हूं आपका जज्बा सारे लोग जानते हैं, पूरे पुलिस वाले जानते हैं, शहर वाले जानते हैं आपका जज्बा किस लेवल से आप काम करें। आज हिंदुस्तान की जेलों में ऐसे कई बेकसूर लोग हैं, आप छुड़ाए बोल के मैं अखबार में पढ़ा, देखा, टीवी पे इंटरव्यूज वगैरह देखा, इतनी खुशी भी। एक दौर में हम भी ये काम करते थे कि गुजरात की जेलों को जाते थे, चंचलगुड़े की जेल को जाते थे, और जो है बलाराम की जेल को जाते थे, चरलापल्ली की जेल को जाते थे। वहां जाके हम जो है जो बेकसूर लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, उनके जाके जेलर साहब से डाटा लेते थे, जेल में प्रोग्राम्स करते थे, पीस के कैदियों को सुधारने का काम करते थे।
और कैदियों को दीन की, इस्लाम की, फिर हिंदुइज्म की तालीम देते थे कि भाई आपके मजहब में ऐसा नहीं है, जो सजा जो काम करके सजा भुगत रहे वो चीज को आप दूर कीजिए और आप एक पाक और साफ जिंदगी, एक माशरे का अच्छा हिस्सा बनिए। तो आखिरी बात मेरी ये भी गुजारिश है कि उम्मीद करता हूं कि यूसीआई फाउंडेशन बराबर यूसीआईडी फाउंडेशन मेरी बात की एक वो रखेगी कि उलमा इकराम से मिलके, खतीब साहिबान से मिलके एक कैंपेन चलाए जो शहर में, क्योंकि आप प्रैक्टिकल में हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकल में तो कुछ उलमा इकराम को भी यहाँ बुलाकर और उनसे रुजू होकर, बड़े बड़े इस्लामी इदारे हैं उनसे रुजू होकर आप लोग ये काम कर सकते हैं, ताकि पहले माशरे की बुराई को दूर की जा सके। जी। मिसाल के तौर पे अगर रोड पे आप अच्छे कपड़े पहनकर जा रहे हैं, रोड पे अगर गंदगी पड़ी हुई है तो आप उससे बच नहीं सकते, तो पहले रोड की गंदगी साफ कराइए, बस्ती की गंदगी साफ कराइए, उसके बाद आपके कपड़े खुद ब खुद साफ रहेंगे, मतलब आपका माशरा साफ रहेगा। तो इसके अंदर उलमा इकराम बहुत बड़ा, मुफ्तियान इकराम और जिम्मेदारान मिल्लत इसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। आई होप कि यूसीआई फाउंडेशन विल इनवाइट टू ऑल द रिलीजियस पीपल फॉर देयर गुड एडवाइस। सर एक और छोटा सवाल है, ज्यादा नहीं है। आज का जो भी नौजवान है या जो भी जनरेशन है वो हर चीज बनना चाहता है, वो डॉक्टर, इंजीनियर, हर चीज, हर पोजीशन से हाजिर, लेकिन बहुत से कम लड़के या फिर नहीं होंगे जो लीडर बनना नहीं चाहते हैं। अगर वो लीडर बनना चाहेंगे तो फिर कैसा, मतलब उनके लिए क्या एडवाइस है, या लीडर बने या फिर कोई और बने? कुछ नहीं, और देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है जफर साहब, आपका बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आई अप्रिशिएट ऑफ योर क्वेश्चन। इट्स माय गुड एडवाइस फॉर देम हु वांट टू बिकम ए ग्रेट लीडर and they want to serve the community in our India or state. So it is very important to become first a professional. आप जो है लीडर बनिए। आप सियासी लीडर बनने का अगर ख्वाब देखते हैं तो सबसे पहले एजुकेशन हासिल कीजिए, सबसे पहले एजुकेशन हासिल कीजिए। अगर आप मुसलमान हैं तो कुरान और हदीस, दीन की तालीम के साथ उसके बाद दुनिया का एजुकेशन हासिल कीजिए, कुछ प्रोफेशनल बन जाइए। अगर आप हिंदू हैं तो आपके मजहब की जो है तालीम हासिल कीजिए, उसमें अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो है वो सीखिए, और किस तरीके से अपनी कौम को दीन के साथ, धर्म के साथ और दुनियावी एजुकेशन के साथ एक फ्लोरिशमेंट की तरफ लाया जाता है, वो पहले सीखिए और कोई प्रोफेशनल बनिए और एक अच्छे रोजगार से पहले मंसलक होइए, उसके बाद सियासत में आइए। सियासत करना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन गुड सियासत हो, गुड पॉलिटिक्स हो। तो मेरा उन नौजवानों से मशवरा है, बहुत से नौजवान लीडर बनना चाहते हैं, लेकिन मेरा उनसे मशवरा है कि अपने आप की इज्जत बढ़ाइए, पहले एजुकेशन हासिल कीजिए, दीन का एजुकेशन हासिल कीजिए। अगर आप दीन का एजुकेशन हासिल करेंगे तो आपको इस बात का पता चलेगा कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सियासत कैसी थी, वो कैसे खलीफा थे, वो कैसे लीडर थे, वो कैसे अपने कौम को जो है लीड करते थे। तो ये उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कॉपी, उनकी सियासी कॉपी कई मुल्कों में की जाती है, कई ऐसे यूरोपियन कंट्रीज है, अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के बयान है, महात्मा गांधी जी का बयान है कि हुक्मरानी अगर हो, कौम का जज्बा अगर हो, चाहे वो कौम में कितने भी लोग रहते हो, कितने कम्युनिटीज के रहते हो, हुक्मरानी का जज्बा हो किसी में, तो हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा हो, जो हर किसी को एक आंख से देखते थे और गुड पॉलिटिक्स करते थे। पॉलिटिक्स किस बात की? कि पॉलिटिक्स ये बात की करते थे कि कोई भूखा ना मरे और बैतुल माल से हर एक को उसका हक मिले, और आपके घर में जो चराग जलता था वो जब आप लिखते तो जलता था, जब लिखना रोक देते तो बुझ जाता था। क्या? तो इससे उनके खादिम ने पूछा कि आप चलने दीजिए, क्या होना है? तो आपका फरमान है कि जब मैं लिखता हूं तो मुझे जब रोशनी की जरूरत होती है, जब मैं सोचने के लिए वक्त लगाता हूं कि क्या लिखूं, तो मैं जब बंद कर देता हूं, जब बंद करता हूं तो सरकार, आवाम के पैसों का तेल बचता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात। तो ये तरीके की पॉलिटिक्स बनी है, लीडर बनना बहुत अच्छी बात है। तो हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे हिंदुस्तान में लीडर्स भी गुजरे हैं, उनकी कॉपी कीजिए। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 1400 साल पहले जो बताई गई सियासत, वो सियासत सीखिए, ताकि हर किसी का बिला लिहाज मजहब व मिल्लत, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे किसी भी कौम से हो, उसका भला हो, उसका फायदा हो, उसको खाना मिल सके, उसको फ्री इलाज हो सके, उसका एजुकेशन मिल सके, जो बुनियादी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल राइट्स है, वो अगर आपको कौम को दिलाने का जज्बा हो तो ही लीडर बने। आ गया है, वेलकम। सर आखिर में एक सवाल लास्ट है, आपको यहाँ पर आकर कैसा लगा? Very good. I'm feeling very proudly. I came here and I'm thanks to UCID Foundation, particularly Mr. तस्किन सर और जफर का, बाबा अहमद हुसैन का, और माशाल्लाह काफी लोगों का जो है खुशी की बात है, और मैं बहुत खुश हूँ, और एक अंदर से जज्बा भी आ रहा है कि मुझे यहाँ ऐसे बड़े मंच पे बुलाया गया है, और ताकि मैं अपने ख्यालात का इज़हार कर सकूँ, कुछ अपने बच्चों को एडवाइस दे सकूँ, और
जो है बहुत अच्छी बात है, गुड फीलिंग आ रही है मुझे। जी और उम्मीद है जरूर फिर कभी अगर दोबारा मौका भी मिला जी तो यकीनन मैं जो है हाजिर होने के लिए तैयार हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि जो है आपका जो काम चल रहा, जी। और अगेन एक मरतबा तस्कीन साहब को हाँ। मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ Thank you. कि जो तस्कीन का जज्बा है, मैं पहले से जानता हूँ, 10 से 15 साल से तस्कीन को जानता हूँ मैं। जी ये नौजवान में जो जज्बा है कौम का, जी। ऐसा जज्बा लेकर यूसीआईडी फाउंडेशन से लोग अगर जुड़े, जी देखिए कोई जब अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ होती है, बिल्कुल और जो अच्छा काम करने के लिए सड़क पे निकलता, मैं अकेला ही चला था जानी पे मंजिल, मगर लोग बढ़ते गए, कारवां आगे जो मेरे लोग साथ आते जुड़ते गए। गए, कारवां आगे अब बढ़ता देखिए गया। अब आजकल इलाज के लिए कितनी तकलीफ हो रही लोगों को, बड़े जी। बड़े हॉस्पिटल्स है, वहां पे टेस्टों के लिए दुनिया का पैसा, वहां पर मेडिसिन के लिए दुनिया का पैसा। मैं हालिया कनाडा में था, 1.5 साल मैं कनाडा में था, वहां पे देखा मैं हमारे मुल्क में और वहां के मुल्क में हेल्थ सिस्टम में बहुत बड़ा जो डिफरेंस है। वहां पे हेल्थ सिस्टम 0 है और हमारे मुल्क में हेल्थ सिस्टम 100% है। उसके बावजूद भी यहाँ पे जो है इलाज के लिए गरीबों को मुश्किल हो जाती है। आप किसी अच्छे क्लिनिक को चले जाएं, वहां पे 700 से 800 रुपए जो है कंसल्टेशन फीस डॉक्टर से ले रहे हैं। हाँ, कम से कम 500 रुपए कंसल्टेशन से। पहले बुखार आता तो 20-25 रुपए में डॉक्टर साहब दवा लेके हमको इंजेक्शन देके बेच के जो दवा दे देते थे, साथ में बुखार उतरता था। आज सिर्फ 500 रुपए डॉक्टर की फीस है, और फिर कंसल्टेशन फीस के साथ डॉक्टर साहब जो है 1000 रुपए की बुखार की दवा लिख रहे हैं। तो एक गरीब आदमी जिसके पास रोजाना 200-400-500 रुपए की कमाई है, अगर अपने 2-4 बच्चों को बुखार आगा ले गया तो उसे 5-6 हजार रुपए की जरूरत पड़ जाएगी। तो इस असना में आप जो काम करे, क्लिनिक खोले आप यूसीआईडी फाउंडेशन की जानिब से, वहां पे डॉक्टर की खिदमत ले रहे हैं, और बिल्कुल कम पैसों में, बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस में आप वहां पे खून के टेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए दवा प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, उनके लिए जो सहूलतें पहुंचा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, आप ये काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम है। जबकि कनाडा में अगर हम हिंदुस्तान के हिसाब से लगाए तो खाली कंसल्टेशन फीस ही $100 से $150 है। बिल्कुल क्या बात है। और दवा जब लेने गए, मेरे साथ खुद इत्तेफाक हुआ, एक मरतबा मैं गया दवा लेने के लिए, मैं समझा $10-20 होंगे, जी। लेकिन डॉक्टर साहब बोले $100 दीजिए। मैं बोला दवा भी दे रहे हैं क्या है की। उसके बाद जब मैं जाके प्रिस्क्रिप्शन लिखे डॉक्टर साहब तो $250 की दवा लिखी, $350 खाली बुखार को लग गए। आपको फिर बुखार चढ़ गया, उधर गया? मेरा बुखार उतरने का और चढ़ गया। अरे बोला भाई खाली बुखार के तो उसको 20-22 हजार रुपए, तो उसके बावजूद भी वहां पे 0% है। जी बहुत महंगा मेडिकल है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर आप जैसे लोग जो काम कर रहे हैं, आई अप्रिशिएट ऑफ योर ग्रेट की जानिब से, सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। जितने पॉडकास्ट सुन रहे हैं, जितने लोग कर रहे हैं, और गरीब लोगों से भी मेरा जो है इत्तेजा है कि अगर आप लोग थोड़ा आने जाने का खर्च होगा, थोड़ा आप लोगों का, लेकिन भारी भारी डॉक्टर के पास से अगर आपके पास फीस नहीं है, इस्तेताअत नहीं है, तो बराबर आप यूसीआईडी फाउंडेशन से रुजू हो, वहां पे जाएं, डॉक्टर साहब का पता वगैरह आप लोगों को इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा, और जो है इंशाल्लाह आपका इलाज होगा। और भी अगर कोई लीगल मैटर से कोई प्रॉब्लम है, आपको जो है कानूनी मामला है, या कोई बच्चे जेल में है, और अगर कोई बच्चे छूट नहीं रहे हैं, अरसे से जेल में है, बगैर ट्रायल के उनको जेल में रखा गया है, तो बराबर जो है आवाम रुजू हो सकती है यूसीआई फाउंडेशन से, आप उनसे सहूलत हासिल कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और बहुत से मालूमात हुए, और बहुत से अच्छी अच्छी बातें आपसे पूछी गई, और आपने अच्छा उसका जवाब भी दिया। लेकिन लास्ट का सवाल बहुत छोटा था, जवाब बहुत लंबा था, लेकिन अच्छा लगा बहुत। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही कुछ सवाल लेकर हम फिर ऐसे ही शो में आते रहते हैं। टॉक शो जो पॉडकास्ट होता है आपके लिए, जिसमें आपको आपके जो चाहने वाले होते हैं, आपके जो पर्सनैलिटीज होते हैं, आपके जो सितारे होते हैं, हर शख्सियत से हम आपको मुलाकात करवाते हैं। तो आज हमारे मेहमान थे जनाब सिकंदर माशूक़ी साहब, और हमारे आज के जो इंटरव्यूअर जैसा कि हमेशा से हमारे साथ जुड़े हैं जनाब मोहम्मद तस्कीन साहब। तो ऐसे ही सवालात और ऐसे ही गर्मा गर्म बातें, गर्मा गर्म ऐसे ही जवाबात लेकर आपके इस शो में आते रहेंगे। तो हमारे इस प्रोग्राम को देखने के लिए हमारे चैनल को आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो जरूर करिएगा। और हमारे साथ इस वक्त बाबा साहब है जो हमारे इस प्रोग्राम को तमाम कवर कर रहे हैं। तो बाबा भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया, जो बाबा अहमद हुसैन साहब उनका पूरा नाम। तो फिर अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी सर। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए Z Now TV, यही सच है।